आज भले ही हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं, लेकिन भारत सदियों तक विदेशी ताकतों का गुलाम रहा, जिसमें मुगल और अंग्रेज ज्यादा महत्व रखते हैं। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर नजर डाली, उस समय देश पर मुगलों का राज था और वे उस समय भी बड़े शक्तिशाली थे। हालांकि उस समय हिंदुस्तान में अलग अलग शक्तियां मौजूद थी। मराठों, राजपूतों और सिखों के साथ साथ दूसरे और भी राजघराने थे। ये और बात है कि ये सभी आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेजेंस को पूरी तरह से डिमोलिश करने में अंग्रेजों ने जिस टेक्निक और रणनीति का इस्तेमाल किया है, हम आज के वीडियो में आपके सामने वही सीक्रेट रिवील करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बस यूं ही बने रहिए। 16वीं सदी का आखिरी साल चल रहा था। देश पर मुगल एम्पायर शासन कर रहा था। इसके अलावा देश में राजपूत, मराठा और दूसरे राजा भी अपने अपने राज्य की शासन व्यवस्था चला रहे थे और साथ ही वे सारे मिलकर मुगलों से देश को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजों ने व्यापारियों के भेष में हिंदुस्तान में कदम रखा, क्योंकि उस समय भी पूरी दुनिया के टोटल प्रोडक्शन का 1/4 पार्ट हमारा देश प्रोड्यूस करता था। भारत दुनिया की नजर में एक बहुत ही धनी देश था। कहा जाता है कि मुगलिया सुल्तानों में अकबर सबसे अमीर था। उसके समय में देश ने समृद्धि का वो दौर भी देखा जिसे सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। दूसरी तरफ यूरोप में स्पेन और पुर्तगाल सेंटर ऑफ पावर बनते जा रहे थे। इस रेस में ब्रिटेन पीछे छूट रहा था। ब्रिटेन में गृह युद्ध के हालात थे और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी। एक तरफ तो ब्रिटेन की इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, लेकिन यहाँ के आंतरिक हालात बर्बादी की ओर जा रहे थे। ब्रिटेन पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का केवल 3 से 4% ही प्रोडक्शन कर पा रहा था। ब्रिटेन के नाविक पुर्तगाल के जहाजों को लूटकर किसी तरह सरवाइव कर रहे थे। ऐसे माहौल में ब्रिटेन का एक नाविक साउथ ईस्ट एशिया की जर्नी पर था। उसी समय उसे किसी ने हिंदुस्तान के बारे में जानकारी दी। यहाँ की समृद्धि और व्यापार के बारे में जानकर भारत की भूमि पर उनका खिंचाव बना। ब्रिटेन के 200 लोगों ने मिलकर 1600 ईस्वी में एक कंपनी तैयार की, जिसका उद्देश्य तो बिजनेस करना दिखाया गया, पर इसके पीछे की मानसिकता को समझने में हम हिंदुस्तानियों ने बहुत देर कर दी। इसी कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ का समर्थन मिल गया था। हिंदुस्तान में भी हालात तेजी से बदल रहे थे। अकबर की मौत के बाद जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज व्यापारी विलियम हॉकिंस गुजरात के सूरत में कदम रखता है। विलियम हॉकिंस हिंदुस्तान में एक नई कंपनी बनाने की घोषणा करते हैं, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया जाता है। सूरत से होते हुए विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉब्स जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उन्होंने सुल्तान को खूबसूरत और महंगे तोहफे देने के साथ साथ अपने बिजनेस प्रपोजल भी बताए, लेकिन उस समय पुर्तगाल और डच के दबाव में जहांगीर ने ब्रिटिशर्स के इन प्रपोजल को पेंडिंग मोड में डाल दिया। लेकिन अंग्रेज अपने प्रपोजल में और अट्रैक्टिव डील्स को शामिल करके सुल्तान को मनाने की लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्हें जहांगीर ने अंग्रेजों को अपने यहाँ काम करने की इजाजत दे दी। इसके बाद अंग्रेज देश के 4 बड़े शहरों मुंबई, पटना, सूरत, चेन्नई में अंग्रेज अपनी फैक्ट्रियों का काम चालू कर देते हैं। अंग्रेजों की फैक्ट्रियों का आकर्षण देश के व्यापारियों को अपनी ओर खींचता है और वो इससे जुड़ते चले जाते हैं। उनकी फैक्ट्रियों में जो माल बनता है उससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। इसके बाद उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को हथियाकर उस पर कब्जा करने की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। साल 1686 में पहली बार अंग्रेजों का सामना मुगलों की सेनाओं से हुआ। इस दौरान अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें बात समझ में आ गई कि वो सीधे सीधे लड़कर नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति पर काम किया। सबसे पहले तो उन्होंने औरंगजेब के दरबार में जाकर उनसे माफी मांगी और दोबारा लड़ाई न करने की बात मानी। औरंगजेब के दरबार में उन्हें न केवल माफी मिली, बल्कि कुछ जुर्माना लगाकर दोबारा अपना व्यापार शुरू करने की परमिशन भी मिल गई। लेकिन आगे चलकर ये एक बड़ी भूल साबित हुई। इसकी वजह से मुगलिया एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मुगलिया सल्तनत में सत्ता के लिए आपसी संघर्ष शुरू हो गया। कमजोर लोग भी अपने आप को बादशाह की कुर्सी पर बैठा हुआ देखने की चाहत लेकर चालें चलने लगे। ऐसे कमजोर लोग जब बादशाह की गद्दी पर बैठे तो उनकी कमजोरी का सीधा सीधा फायदा अंग्रेजों ने उठाया। साल 1717 में मुगल शासकों ने एक और बड़ी भूल की। उन्होंने अंग्रेजों को एक छोटी सी रकम के बदले साल भर बिना कोई कर या लगान चुकाए व्यापार करने की परमिशन दे दी है। इसी बीच पर्शिया ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले का सामना मुगल सेना नहीं कर पाई और पर्शियन राजा बड़ी आसानी से दिल्ली तक पहुंच गया। मजबूरी में मुगलों ने 17 करोड़ रुपए के साथ साथ कई महंगे गिफ्ट और पत्थर देकर दिल्ली को छुड़ाया।
लेकिन इस घटना से मुगलिया साम्राज्य कमजोर पड़ गया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कमजोर करने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालो और राज करो की नीति का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने जिस अन्यायपूर्ण नीति का इस्तेमाल किया, उसके दुष्परिणाम भी भारतीय सेना को भुगतने पड़े। एक समय था जब कभी पूरा का पूरा बंगाल एक हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही परिणाम था कि बंगाल के दो हिस्से हो गए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों की इस चाल को भांप गए थे। जब अंग्रेजों ने अपने प्रलोभन उसे लुभा नहीं पाए और ताकत से वो उन्हें जीत नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला के करीबी मीर कासिम को नवाब सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। उसे अपनी ओर मिला लिया। मीर कासिम ने अपने नवाब से गद्दारी करके अंग्रेजों को साथ दिया। इसके बाद प्लासी नाम की जगह पर अंग्रेजों की सेनाओं और सिराजुद्दौला की सेना के बीच जबरदस्त जंग होती है। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार होती है और उसके गद्दार मीर कासिम को अंग्रेज बंगाल का नवाब बना देते हैं। सन 1764 में बक्सर में एक बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें मुगलिया सुल्तान शाह आलम द्वितीय की सेना के साथ अवध और बंगाल के नवाबों की मिलीजुली सेना को अंग्रेज हरा देते हैं। इस पर अंग्रेजों ने अवैध और बंगाल के साथ साथ दिल्ली को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। मराठा और निजाम को कमजोर करने के लिए भी अंग्रेज इसी नीति का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने निजाम और मराठों को आपस में लड़वाकर उनका फायदा उठाया। दोनों की लड़ाई में जो कमजोर हुआ, उसे अंग्रेज ने जीतकर उसके राजपाट को अपने कब्जे में ले लिया। 18वीं सदी तक अंग्रेज बड़े पैमाने पर जमीन के इस्तेमाल और लगान वसूले से पैसे कमाते रहे और अमीर बनते रहे। अंग्रेजों को भारत के जमींदारों और समाज सुधारकों का साथ मिला। नई एजुकेशन पॉलिसी ने भारत के कई इंटेलेक्चुअल्स को प्रभावित किया। हिंदुस्तान पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति के मूलभूत मूल्य पर फोकस किया और उन्हें बदलने की कोशिश की। कहीं न कहीं भारत में रहने वाले लोगों के मन में हिंदुस्तानी होने की एक हीन भावना को जन्म दिया। भारतीय जनमानस के सामने उन्होंने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि अपने आप को हीन समझने वाले लोग अंग्रेजों के पिछलग्गू बन गए। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने न केवल हमारे देश की धन दौलत और संपदा को लूटा, बल्कि यहाँ की कला, संस्कृति और जीवन शैली को भी काफी हद तक प्रभावित किया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने और उन्हें ठेस पहुंचाने का भी काम किया। एक समय था जब अपनी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों की बंदूकों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया करते थे। हिंदू सैनिकों की कारतूसों पर गाय और मुस्लिम सैनिकों की कारतूसों के ऊपर सूअर की चर्बी को लगा देते थे। इन कारतूसों के इस्तेमाल से पहले सैनिकों को दांत से काटकर इस चर्बी को निकालना होता था। वो मूल रूप से सैनिकों के मन में बसी धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते थे। इस्तेमाल अंग्रेजों की विकृत मानसिकता का परिचय देती है। लेकिन फिर भी साल 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जो आखिरी क्रांति हुई थी, वो असफल हो गई। उसके फेल होने का कारण भी अंग्रेजों के कुछ ऐसे वफादार थे जिन्हें उन्होंने किसी न किसी रूप में लालच देकर अपने साथ मिला लिया था। अंतिम मुगल बादशाह के तौर पर बहादुर शाह जफर को रंगून की जेल में भेज दिया गया और उनके सभी बेटों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। इस तरह मुगल एम्पायर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आने वाले लगभग 90 सालों तक अंग्रेज हमारे देश पर न केवल राज करते रहे, बल्कि यहाँ की दौलत को लूटने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने जिस क्रूरता, कुशलता और मौका परस्ती से मुगल एम्पायर को हराया था, उसी नीति पर उन्होंने आगे चलते हुए हिंदुस्तान पर राज किया और यहाँ के लोगों का केवल इस्तेमाल किया। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।